Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the remaining properties of denture-based polymers. So, सर अटेंडेंस हो गई? नहीं अभी किधर होगी बेटा, अभी तो आप लोग आए हो। थोड़ा सब्र कर लो। अच्छा, now you people have studied already this chapter. क्यों जी? मैडम है ना, आपको पढ़ा चुकी है ना ये? क्यों जी, किधर चले गए सारे? जी, आप लोग ये पढ़ चुके हैं ना चैप्टर? नो सर, ये नहीं पढ़ा है? ये नहीं पढ़ा सर पॉलीमर्स तो स्टार्ट किया था, लेकिन स्टार्ट किया था और फिर क्या हुआ था? बाकी याद नहीं है। हैं? दरमियान में टेस्ट आ गया, टेस्ट। बहुत अच्छा, टेस्ट आ जाए तो फिर अच्छा चलें, ठीक। उसका रिजल्ट अभी तक नहीं है। चलो खैर आ जाएगा। चलो ठीक है जी। पॉलीमर और लिक्विड जो थे, हमें लिक्विड हमारा हमेशा मोनोमर होगा और पॉलीमर हमारा हमेशा पाउडर होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, जब हमें पाउडर लिक्विड मिले तो। अभी लोग बहुत कम है, किसके बात है। चलें हम शुरू करते हैं आगे। 5 टाइप्स हमने बात की थी जी। देयर आर 5 टाइप्स एंड टाइप 1 इज हीट प्रोसेसिंग पॉलीमर और हीट क्योर पॉलीमर, and type 2 is autopolymerizable. These were explained already. Yesterday we have explained. So today type 3, these are the thermoplastic blank or powder. Thermoplastic blank mean any sheet or any type of material which is present in the shape of sheets or cakes, and it is a thermoplastic. And blank mean that it can be molded to any other shape. And as it is thermoplastic, mean when we provide heat to it, it should be molded. Type number 4 is light activated material. These are materials like composite, restorative materials. We should or we can activate these material through light source. And for light source, we have a spectrum of, we must have a spectrum ranging from 350 to 570 degree centigrade. Oh, sorry, 570 wavelength. Now, type 5 is the microwave cured material. अपने घर की उसमें माइक्रोवेव में कोई उठा के ना रख देना। ये टाइप 5 का अलग से मटेरियल होता है। माइक्रोवेव के साथ ये वाला मटेरियल क्योर नहीं होता, ये जो हम यूज करते हैं, इस ध्यान में रखिएगा। क्लियर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। नेक्स्ट जी। नाउ composition of type 1 and type 2 material already we have described, but here we are। क्या मसला है आप लोगों का? माइक क्यों नहीं बंद होता यार? मुदस्सिर और अनीसुल्लाह जान, ये दोनों बंद करो माइक अपने, या फिर मैं बंद करता हूं। अच्छा जी। मेजर कंपोनेंट ऑफ द पाउडर इज बीड्स। बीड्स मीन तस्बीह के दाने जैसे होते हैं। ठीक है जी। ग्लोब्यूल्स, बीड्स ऑफ polymethyl methacrylate. Powder is always polymerized form and it is polymer, and their diameter is up to 100 micron meter. And how they produced? They produce through suspension polymerization, already described. वाटर के अंदर हम इसको सस्पेंशन करते हैं, वाटर के अंदर हम इसको डालते हैं, तो क्या होता है, मोनोमर को जिसके साथ इनिशिएटर होता है, तो फिर क्या होगा, वो ड्रॉपलेट्स जो होंगे इनिशिएटर के साथ, वहां पे उनकी एक्टिवेशन किसी भी थ्रू किसी एक्टिवेटर के साथ हो सकती है, और एक्टिवेशन होने के बाद वहां पे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे वाटर के अंदर। ठीक है जी। और सस्पेंडेड कंडीशन में पड़े होंगे।
स्टार्च और कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सीएमसी जिसको कहते हैं, जो लोग आप दही वगैरह जो खाते हो या पाए वगैरह कहीं पे खाते हो तो कहते हो जी बहुत थिक थे और बहुत थे, तो उसमें अमूमन ये बाजार में जो चीजें मिलती हैं उसमें ये सीएमसी डाला हुआ होता है। जो कहते हैं जी बहुत ही जबरदस्त इनका दही है, बहुत ही जबरदस्त घना दही मिलता है यहाँ पे, तो उसमें ये सीएमसी डालते हैं, कार्बोमिथॉक्सी मिथॉक्सिल कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सॉरी। So carboxymethyl cellulose is a thickener and suspension stabilizer are also added, but they have a disadvantage of potentially contaminating the, क्या हुआ फिर सोए हो लगता है मुझे, आज तो जल्दी आप लोगों को बुला लिया गया, फिर भी सो रहे हो आप लोग? नहीं सर, हम तो सुन रहे हैं। सुन तो रहे, तो जवाब भी तो दो ना, कि नहीं जवाब देने के लिए कोई बाहर से लोग आएंगे? अच्छा जी, द डिसएडवांटेज ऑफ पोटेंशियली कंटेमिनेटिंग द पॉलीमर बीड्स, पॉलीमर बीड्स कंटेमिनेट हो जाएंगी जब उनके अंदर स्टार्च या कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज होगा, ठीक है जी। और ये स्टेबल भी नहीं होते दोनों चीजें, तो ये लीच आउट भी होने के इनका खतरा बहुत ज्यादा होगा। नाउ टेम्परेचर इज रेज्ड इन ऑर्डर टू डिकम्पोज द पेरोक्साइड, ठीक है जी। इनिशिएटर अगर है तो उसमें हम क्या करेंगे, बीड्स करने के लिए जो हमारा एक्टिवेटर होगा, क्या होगा इसमें जी, हीट होगी, तो उसको जब हम टेम्परेचर को रेज करेंगे तो क्या होगा, पेरोक्साइड जो होंगे वो डिकम्पोज हो जाएंगे और फिर पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाएगी, और फिर इनको ये फ्री फ्लोइंग पाउडर जो होगा उसको हम ड्राई कर लेंगे वाटर में से, वाटर इवेपोरेट कर देंगे, या उसको हम रूम टेम्परेचर के ऊपर ही, और हम उसको फिल्टर करके बाकी का जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर हम उसको ड्राई करने के बाद यूज कर सकते हैं। नाउ दीज आर द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द पॉलीमर मिथाइल मेथैक्रिलेट बीड्स। सर ये सीएमसी जो है तो ये बीड्स को जो है तो कंटेमिनेट करता है ना? जी जी। तो तब इसके साथ क्या करते जब ये कंटेमिनेट करता है? बेटा इसलिए रखते इसलिए है कि हमने थिकनर भी तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए ना उधर, जिस वक्त हम बना रहे होते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल फैक्ट्स जो होते हैं, तो इनको हमें लाजमी बीच में लाना पड़ता है। लेकिन हर एक चीज का देखें एडवांटेज जहाँ पे है उसका डिसएडवांटेज भी है, तो हम दोनों चीजों को साथ साथ बताते रहते हैं। अब ये नहीं है कि किसी चीज का कोई डिसएडवांटेज आ जाए तो हम उसकी टोटली उसको छोड़ देंगे, उसके उधर दूसरी साइड पे एडवांटेजेस ये हैं कि वो थिकनिंग एजेंट है हमारा, और उसको हमें जो है पॉलीमराइजेशन जो है वो जब हम मतलब हमें चाहिए तो उसके साथ ये हमें थिकनिंग एजेंट भी चाहिए, ठीक है जी। जी सर ठीक है। अच्छा जी, तो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट बीड्स का। X60 का मतलब क्या है जी? तो ये पिक्चर की 60 टाइम्स, हाँ, इसको 60 कि ये 60 टाइम्स बिगर है ओरिजिनल उससे, जो हमें आई से नजर आती है, तो ये हमने 60x पे रखी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ इनिशिएटर पिगमेंट्स, इनिशिएटर पिगमेंट्स नहीं होते, इनिशिएटर एंड पिगमेंट्स है ओरिजिनली ये। तो इनिशिएटर हमारे पास क्या होगा, ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड पेरोक्साइड है, और जब हम पेरोक्साइड को जब हम रखते हैं तो बीड्स के बाद भी, बीड प्रोडक्शन तो हमारी हो गई, लेकिन आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ बीड्स some unreacted peroxide also remain in the कहां पे, polymer. So these are unreacted peroxide are also useful for our reactions, and in addition extra peroxide also added after their manufacturing, because we have to polymerize these products after that. प्रोडक्शन तो पॉलीमर्स की हो गई, लेकिन हमने उसके बाद भी उनकी प्रोडक्शन आगे भी करनी है, उनके साथ और पॉलीमराइजेशन करनी है, तो उसके अंदर हम कुछ ना कुछ
पेरोक्साइड उसके अंदर कुछ अपने अनरिएक्टेड होते हैं, कुछ हम एक्स्ट्रा भी डाल देते हैं, हमसे मुराद मैन्युफैक्चरर डाल देते हैं। ठीक है जी, ये हम खुद नहीं बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर बना के हमें भेजते हैं। नाउ original color of polymethyl methacrylate is a clear and glass like transparent polymer। आप लोगों को मैंने दिखाया भी था, नहीं सॉरी, आपको मोनोमर दिखाया था। पॉलीमर तो हमने देखा था, वो कौन सा कलर था, पिंकिश सा। पाउडर और लिक्विड दोनों दिखाए थे ना उसमें, जिन लोगों ने क्लास ली हुई है। यस सर। अच्छा जी, यस सर। चले। Doroma ito ko namin. ये आपने And कहा था is- कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, शीशी हाँ हाँ की बिल्कुल, तरह। ठीक है जी। एंड occasionally it is used in the pharma for denture based construction। तो कभी कभी हम इसको यूज करते हैं। मेरे पास एक डेंचर पड़ा हुआ क्लिनिक में, कल मुझे याद कराइएगा, तकरीबन 4 बजे के करीब मैं उसकी पिक्चर आपको लेके भेजूं। ठीक है, सही है सर। नहीं लेकिन कल तो छुट्टी है मेरी, हम हफ्ता इतवार को नहीं जाते हैं, मंडे को इंशाल्लाह। नाउ मैन्युफैक्चरर्स इनकॉर्पोरेट पिगमेंट्स एंड ओपेसिफायर्स। ओपेसिफायर्स किस लिए, उसमें ओपेसिटी थोड़ी सी आ जाए, ठीक है जी, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ मोर लाइफ लाइक डेंचर बेस। तो उसमें पिगमेंट हम किस लिए करते हैं कि उसका जो हमारे पास आए डेंचर जो बने, जो डेंचर की बेस हो, तो उसकी लाइफ लाइक अपीयरेंस हो, जो एस्थेटिक के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ we also have seen that material that it has a veined structure, so small fibers coated with pigments are used to produce the veined structure, and these are fibers of nylon fibers। नायलॉन फाइबर्स को हमने पिगमेंट में डाला होता है। और कौन से पिगमेंट्स होते हैं हमारे पास जी, पिगमेंट के बारे में हमने बात की थी, साल्ट ऑफ कैडमियम, ठीक है ना जी। नाउ लीचिंग, अगेन इट इज अ प्रोसेस। सो पिंक पिगमेंट यूज्ड इन डेंचर बेस ट्रेडिशनली आर कैडमियम साल्ट्स, कैडमियम ऑक्साइड या कोई भी हो सकता है। These pigments have good color stability। जी बीबी कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा, these pigment has good color stability and they have a tendency to leach out। तो कैडमियम जो है हैवी मेटल आयंस हैं, और सॉरी मॉलिक्यूल्स हैं, या उसमें एटम्स हैं या आयंस भी अगर हैं, तो वो क्या होगा, उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे डेंचर बेस से। और लाजिम बात है, सारे के सारे तो नहीं निकल सकेंगे, माइन्यूट अमाउंट्स में निकलेंगे, लेकिन वो माइन्यूट अमाउंट भी जो होती है वो एक अच्छी खासी किसी को सफर करा सकती है। लेकिन उन लोगों में जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे, हर एक को नहीं, ठीक है जी। तो उसके लिए फिर क्या किया गया कि टॉक्सिसिटी थी, कैडमियम टॉक्सिसिटी ना हो जाए, तो फिर क्या हुआ, फिर सेफर किस्म के सब्सटेंसेस हम ले आए, तो उनको यूज किया जाता है इनकी बजाय। मिथाइल मेथैक्रिलेट, अब इसके ऊपर हम फोकस करते हैं कि व्हाट इज मिथाइल मेथैक्रिलेट। दिस इज द मोनोमर एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ द लिक्विड, ठीक है जी। सो इट इज अ क्लियर colorless, already described that it is a clear and colorless low viscosity liquid। आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल पानी की तरह था। now the important thing that it has a boiling point of 100.3 degree centigrade and it has a odor। इसमें एक अपनी इसकी एक बू सी होती है, ठीक है जी। तो वो किस लिए, एक्सेजरेटेड बाय रिलेटिव हाई वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो इसलिए वो ज्यादा और हो जाती है। नाउ एमएमए, एमएमए क्या है, मोटे मिथाइल मोटे आदमी, मेथैक्रेलेट। हाँ मोटे मोटे आदमी। मुतहदा मजलिस अमल। अच्छा, मिथाइल मेथैक्रिलेट इज वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ मोनोमर, ठीक है जी। तो हम पहले बात कर चुके हैं। एंड इट इज वेरी मच susceptible to
फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसमें फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो रही है एडिशन की, एडिशन टाइप की. नाउ following mixing of the powder and liquid components, activation we already know can be activated through either heat or chemical, that is particularly for methyl methacrylate. ठीक है जी. The curing of denture material is polymerization of monomer to polymer. Now the liquid contains cross-linking agents, and widely used cross-linking agent is ethylene glycol dimethacrylate. Now this compound is used to improve the physical properties of the set material. ठीक है जी. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए हम क्या डालते हैं जी इसमें जी? इथाइलिन ग्लाइकोल डाइमेथैक्रिलेट. जी हाँ. तो इससे इथाइलिन क्या ग्लाइकोल डाइमेथैक्रिलेट. जी क्या हुआ? कॉपी कैट. ये दोनों झगड़ते हैं फिर आपस में. ये कौन है? झगड़ नहीं रहे सर, हाँ इस कॉम्पोनेंट का नाम लिया है मैंने, उसने भी लिया है. बेटा फिर भी देखो, क्लास के ये अंदर क्लास की तरह से बैठा करो, इसमें आपस के जो झगड़े हैं या आप बाद में निपटाते रहो. ठीक है. तो मेरे ख्याल से इस तरह से फिर क्लास सारी डिस्टर्ब होती है आपके इन बातों से. तो कोशिश ये करें कि आप. अच्छा जी, लिक्विड के अंदर हमारे पास क्या क्या हो सकता है? एक तो हमने डाल दिया उसके अंदर क्रॉस लिंकिंग एजेंट. अब इससे क्या होगा? क्रॉस लिंकिंग एजेंट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेट मटेरियल की बढ़ाएगा. ठीक है ना जी. क्रॉस लिंकिंग जितनी ज्यादा होगी उतना मटेरियल हमारे पास अच्छा आएगा. नाउ टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ दैट मटेरियल we have to add the inhibitors. तो इसमें इनहिबिटर्स हम डाल देते हैं कि कहीं इसका खुद ही रिएक्शन ना शुरू हो जाए. और फिर उसके अलावा एक और चीज भी होती है कि अगर हम इनहिबिटर हमने डाले भी हुए हैं तो इसका जो बॉटल होती है ये डार्क कलर रखते हैं, क्योंकि लाइट सोर्स इसको इनिशिएट कर सकता है. ठीक है जी. तो इसलिए इनहिबिटर वो भी एक इनहिबिटिंग का इफेक्ट करती है डार्क कलर की बॉटल. ठीक है जी. तो पॉलीमराइजेशन के बारे में वो कहते हैं अगर इनहिबिटर हमारे पास नहीं है, इफ वी आर नॉट हैविंग इनहिबिटर, then polymerization can occur. Especially cross-linking agent occur slowly at room temperature and below. room temperature अगर हमने इसको फ्रीजर में भी रखा हो ना, फ्रिज में भी रखा हो, तो वहां पे भी वो शुरू हो सकती है, लेकिन स्लो रेट होता है. किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर फ्री रेडिकल्स ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं. देयर आर प्रेजेंस ऑफ free radicals within the liquid. Now the source of these free radicals is uncertain. Source के बारे में वो कहते हैं uncertainty है. free radical किसी वजह से भी हो सकते हैं, किसी वक्त हम उसकी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि उसका कोई ओरिजिन क्लियर नहीं है तो इसलिए हम उसके बारे में सही बात नहीं कर सकते. लेकिन होता क्या, एक मरतबा फ्री रेडिकल्स हमारे बन गए तो रिएक्शन हमारा स्टार्ट हो जाता है. ठीक है जी. नाउ इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर. अब इनहिबिटर और एक्टिवेटर में क्या मसला होता है और इनहिबिटर हमारे पास होता क्या है? इसमें जो इनहिबिटर होगा उसका हमारे पास जो उसका नाम है वो क्या है? हाइड्रोक्विनोन. ठीक है जी. इसको हाइड्रोक्विनोन कहते हैं इनहिबिटर को. और एक्टिवेटर तो हम लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं, NNP. जी क्या था? क्यों फिर सो गए लगता है सारे? मेरी आवाज नहीं आ रही? जी क्या? नो सर, सर हाँ आ जी. तो रही है, सर आ एक्टिवेटर रही क्या था? MMA था. है? MMA नहीं था. अच्छा. एक्टिवेटर जो है वो तो हमारे पास दोनों चीजें हो सकती हैं ना. क्या हो सकता है? एक तरफ तो हमारी लाइट हो सकती है या हीट हो सकती है, तो दूसरी ऑटो पॉलीमराइजेशन में क्या होगा? NN करके कोई नाम है, याद कीजिएगा. चलें.
प्रोडक्ट and dimethyl ketolidine. जी। नाउ अब क्या होता है जी कि हाइड्रोक्विनोन करता क्या है, ये जाके फौरी तौर पे रेडिकल्स जो होते हैं उनके साथ जाके रिएक्शन कर लेता है और उनको स्टेबलाइज्ड रेडिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो रेडिकल, एक तो रेडिकल वो होता है जो कि रिएक्शन करता है, दूसरा स्टेबलाइज वो होता है जिसको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती, वो रिएक्शन नहीं करता लेकिन होता फ्री रेडिकल ही है, लेकिन करेगा क्या वो, बल्कि उसको फ्री रेडिकल कहते भी नहीं है, वो सिर्फ रेडिकल कहते हैं। और वो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा और फौरी, और उसका किसी के साथ किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है जी, इसकी वजह से किसी किस्म की पॉलीमराइजेशन इनिशिएट नहीं हो सकती। उसके बाद क्या होगा जी, अगर हम उसके रिंग के अंदर उसकी वो देखें, स्ट्रक्चर देखें, केमिस्ट्री थोड़ा सा ज़हन में ले आए केमिस्ट्री को भी, तो जैसे बेंजीन रिंग आपने देखा हुआ था उस तरह की इसकी केमिस्ट्री होती है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें क्या होंगे, वो आइसोलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है जी, और ये सेवरल साइड्स पकड़ लेंगे, किसी न किसी साइड के ऊपर वो जाके किसी दूसरी साइड मतलब पे बाइंड हो जाएंगे, जिस वजह से वो रिएक्शन नहीं कर सकते। अगर आइसोलेटेड होंगे तो फिर वो रिएक्शन दूसरों के साथ कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर चुके हैं कि या तो इस चीज को अनवांटेड जो हमारी रेडिकल जो है इनकी अकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए इनहिबिटर के अलावा हम इनको डार्क कलर बॉटल्स या कैन्स में रख सकते हैं, तो उससे भी काफी फर्क पड़ जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास दो सोर्सेज हैं, विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट, लाइट या रेडिएशन, सो दिस कैन एक्टिवेट एंड resulting in formation of radicals. So elimination of the source of radiation is also beneficial. Now activators are present only in those products which are described as self-curing or autopolymerization or autopolymerizing material. तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक्टिवेटर हमारा कभी भी हीट क्योर में नहीं होता, क्योंकि हीट वाले में एक्टिवेशन जो होती है वो होती ही हीट के थ्रू है। ठीक है जी, और फंक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। ये अगर आप देखें, ये हमारा रेडिकल है जी, और ये देखें ये जो हमारे पास रेडिकल बना, तो ये क्या बना, ये स्टेबलाइज है। तो दूसरे वाला भी ये रिएक्टिव स्पीशीज है, इसके साथ मिली और उसने इसको क्या कर दिया, ये जो बनाया ये स्टेबल है। जो दूसरा होता था हमारा उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता था, वो अनस्टेबल होता था। ठीक है जी, अब ये स्टेबिलिटी अगर आप देखना चाहें तो ये देख लें कि इस वजह से क्या हो जाता है, रेडिकल की डिफरेंट साइड्स पे जब वो चला जाता है तो ये रहता है, ये सारे का सारा स्टेबल ही है। ठीक है जी, ऑक्सीजन आप देखें हर जगह पे डिफरेंट साइड पे पड़ी हुई है, लेकिन जो मॉलिक्यूल है हमारा वो स्टेबल है। हाँ, अब आ गई जी मिक्सिंग, इसकी मिक्सिंग एंड क्योरिंग, एंड दिस इज स्पेशली फॉर हीट क्योरिंग मटेरियल। हीट क्योरिंग मटेरियल के अंदर हम देखेंगे कि मिक्सिंग कैसे की जाते हैं। मिक्सिंग मीन मैनिपुलेशन। ठीक है जी, एक्रेलिक डेंचर बेस्ड मटेरियल, एक्रेलिक या सिंथेटिक, एक्रेलिक इसका ओरिजिनल मतलब नाम हम कह देते हैं यूजुअली इसको, ओरिजिनली जो इसका नेम है पॉलीमिथाइल मेथ एक्रिलेट डेंचर बेस्ड मटेरियल। तो पाउडर एंड लिक्विड को हमने क्या करना होगा, मिक्स करना होगा इन अ फॉर्म टू प्रोड्यूस अ डो, एंड दैट डो इज देन पैक्ड इनटू जिप्सम मोल्ड। डो जैसे आप बचपन में खेलते थे उसी तरह की डो बना के हमें उसको पैक करना होगा। नाउ रेशो जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी इसके अंदर, कि अगर हमने उस रेशो को आगे पीछे किया तो फिर क्या होगा, इसकी वर्केबिलिटी और डायमेंशनल चेंजेस जो होंगी वो इसके अंदर आ सकती हैं। तो एमएमए मोनोमर जो है वो हमने पहले बात की थी कि 21% ऑफ पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज जो है ये शो करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
हाई पाउडर लिक्विड रेशो। कभी भी हमने किसी चीज को वो करना हो, श्रिंकेज कम करनी होती तो हम क्या करते हैं, उसमें पाउडर जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसमें एक और चीज भी हो जाती है कि अगर हम बहुत ज्यादा उसको कर देंगे तो फिर उसमें जो हमारे पास मिक्स आता है वो ड्राई आएगा। तो जो ड्राई मिक्स होगा हमारे पास वो अनमैनेजेबल होता है, हम उस मिक्सचर को उठा के किसी जगह पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्लो नहीं करता। ठीक है जी, जो ड्राई मिक्स होगा तो डो जो हमारी होती है वो थोड़ी सी वेट सी होती है, या अगर आप देखें तो उसके अंदर थोड़ी सी प्लास्टिसिटी होगी। और अगर उसी ड्रो में कोई ऐसी चीज मिक्स कर दी जाए कि वो उसको ड्राई कर दे तो फिर आप देखें, फिर आप उसको किसी चीज में प्रेशर के थ्रू डाल के तो मोल्ड के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकेंगे किसी भी, या अगर होगा भी तो वो ड्राई ड्राई एरियाज रह जाएंगे। अच्छा जी, उसके अलावा इनसफिशिएंट मोनोमर भी होगा हमारे पास, जो क्या करेगा, विल प्रोड्यूस अ ड्राई मिक्स एंड डिफिकल्टी इन बाइंडिंग ऑल द पॉलीमर बीड्स टुगेदर। पॉलीमर बीड्स को भी तो हमने करना है ना, आपस में मिक्स, आपस में बाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक लुब्रिकेंट या एक लिक्विड तो होना चाहिए। तो लिक्विड अगर हमारे पास कम होगा तो वो फिर बाइंड नहीं हो सकेंगे। जिस तरह सीमेंट वगैरह में अगर आप पानी कम डाल दें तो वो देखें ड्राई ड्राई मिक्स हो जाएगा। तो जब तक पानी की एक सफिशिएंट मिकदार नहीं होगी, अमाउंट नहीं होगी, उस वक्त तक हम उसको बाइंडिंग नहीं हो सकेगी। सो when it is drier, then it will give again a porosity like we have studied in casting. So this porosity or this effect, this produced drier mix produce a granular effect, and this granular effect is present on the denture surface, on all over the denture surface, and it is called as a granular porosity. इसको हम क्या कहेंगे, ग्रैनुलर पोरासिटी। और ये ग्रैनुलर पोरासिटी सारे के सारे डेंचर पे होगी क्योंकि सारा मिक्स ही हमारा ड्राई है, ये ज़हन में रखिएगा। अब हमने बात की थी कि जी रेशो जो है वो बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, बिल्कुल। तो रेशो ये जो है ये मैन्युफैक्चरर्स ने और जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने मिक्स कर करके एक खास रेशो बनाई है, विच इज 2.5 to 1 रेशो बाय वेट। तो इसमें 2.5 हमारा क्या होगा, पाउडर होगा, और 1 रेशो जो होगी वो लिक्विड की होगी। तो ये जब रेशो हम करेंगे तो इसमें हमारी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज बहुत कम आएगी, एंड फ्रॉम 21% टू इट विल रिड्यूस टू 5 to 6%, 5 से 6% तक आ जाएगी 21% से। लेकिन 21% सिर्फ मोनोमर की है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नाउ प्रोपोर्शनिंग कैसे हम करते हैं, तो प्रोपोर्शनिंग के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को क्लीन ड्राई मिक्सिंग वेसल में डालेंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा मंडे को, मुझे दिखाइए, याद कराइएगा। फॉलोड बाय स्लो एडिशन ऑफ पाउडर, जिस तरह हमने क्या किया था, जिप्सम प्रोडक्ट के अंदर हमने डाला था आहिस्ता आहिस्ता करके पाउडर, तो इसी तरह इसमें भी पहले हमने लिक्विड डाल देना है। लिक्विड की जो हमने दोनों को वो मेजर कर लेना है, कितना कितना हमने यूज करना है। लिक्विड डाल के उसके अंदर हमने स्लोली पाउडर डालना है। हमें अमूमन जो हम देखते हैं वो होता क्या है, वो पहले पाउडर डालते हैं, उसके बाद उसमें स्लोली लिक्विड डालते रहते हैं। तो वो चीज हमारे लिए वो दुरुस्त नहीं है। तरीका कार ये होता है, हमेशा आपने लिक्विड पहले डालना होता है, पाउडर हमेशा बाद में डालना होता है। नाउ देन वी हैव टू स्टेर इट। क्या होगा, स्टेर करेंगे उसको मिक्स करने के लिए। तो उसके बाद क्या होगा, इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे भी ताकि ये स्टैंडिंग इसका पीरियड जो है वो हो जाए। तो इस स्टैंडिंग पीरियड के दौरान वी हैव टू प्लेस अ लिड ऑन टू द मिक्सिंग वेसल। मिक्सिंग जो भी हमारा जार होगा या वेसल होगी उसके ऊपर हम एक लिड रख देंगे, कोई भी चीज उसके ऊपर कवर करने के लिए। सो व्हाट दिस लिड विल प्रोड्यूस और विल प्रोवाइड अस लॉस ऑफ मोनोमर ड्यूरिंग दिस स्टेज कुड बी प्रिवेंटेड। तो मोनोमर चूंकि हमारा हाईली वोलेटाइल होता है, वो उड़ सकता है, तो इसको जब लिड को हम रख देंगे ऊपर तो क्या होगा, वो नहीं उड़ेगा, तो हमारी ग्रैनुलर पोरोसिटी जो है वो नहीं होगी। ठीक है जी। और ग्रैनुलर पोरोसिटी हम पहले बात कर चुके हैं। और ग्रैनुलर पोरोसिटी एक तो पूरी सरफेसेस के ऊपर होगी, दूसरे ब्लॉची
ओपेक सरफेस देगी। इसकी आप उधर देख सकते हैं, शायद आपके इसमें कोई पिक्चर हो, ना हो तो गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। नाउ 4 stages are there which we have to see after mixing. Immediately after mixing, material should produce a sandy stage or sandy consistency. Sandy mean जिस तरह सैंड होती है, पानी के अंदर थोड़ी सी सैंड मिक्स हुई हो जैसे, तो वो सैंडी स्टेज होगी, सैंड की तरह से। इस बात की समझ आ रही है? लगता है सारे ही सोए हुए हैं जी। आ रही है सर, रफ सरफेस होगी ना। रफ सरफेस नहीं, सैंडी, सैंड की तरह, रेत यस पानी में सर, जैसे जिस मिक्स तरह कर लेते हैं। रेगमाल की होती है, रेगमाल नहीं बेटा, सिर्फ रेत। रेगमाल कहाँ से आ गया? अच्छा जी, रेगमाल का जो सरफेस होता है उस तरह की बात कर नहीं रहे हैं बेटा, रेगमाल नहीं, हम सैंड की बात कर रहे हैं। सैंड पानी सैंड के अंदर, सैंड सैंडी। सैंड होता है, आप सैंड लगता है यस पूरे पूरे सोए हुए हो। अच्छा जी, ये मजे। चलो जी, शगा यादी। आओ शगा। उसके बाद क्या होता है जी, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमारे पास क्या होता है, दिस सैंडी स्टेज कन्वर्टेड इनटू स्टिकी स्टेज। स्टिकी मीन कि वो चिपक जाती है और स्ट्रिंग्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, उसको स्टिकी या स्ट्रिंगी जो है वो भी हम स्टेज कहते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम उसको स्पैचुला उसके अंदर लेके जाएं तो वो क्या होगा, उसके साथ स्टिक कर जाएगी और स्ट्रिंग्स बनाने शुरू कर देंगे, उसके साथ तारे तारे बनने शुरू हो जाएंगे। द थर्ड वन स्टेज इज द डो स्टेज। इसमें अब ये क्या होगा, बिल्कुल डो स्टेज हो जाएगी और इसकी टैकीनेस, ये ये स्टिकीनेस होगी और स्ट्रिंग्स बनने ये खत्म हो जाएंगे। उसके अंदर अगर हम एक कोई भी चीज ले जाएंगे, अपना नाइफ या कोई मिक्सिंग स्पैचुला टाइप की कोई चीज, तो क्या होगा, वो उसके अंदर से जिस तरह वो जाएगा उसी तरह से वापस आ जाएगा, उसके साथ कोई चीज, कोई स्ट्रिंग्स या कोई चीज स्टिक नहीं करेगी। प्लास्टिसीन की तरह ये हम उसको अब मोल्ड कर सकेंगे। ठीक है जी। नाउ एट दिस स्टेज द मटेरियल शुड बी पैक्ड ऑन टू द मोल्ड। ठीक है जी, और इसमें यही है कि इस स्टेज के ऊपर हमने करना है और ये ख्याल रखना है कि जो ये स्टेज आया हमने इसको पैक कर देना है, क्योंकि इसके बाद हमारी फोर्थ स्टेज आ जाएगी विच इज रबरी स्टेज, एंड at this rubbery stage the material becomes hard, so that is not usable or not desirable for packing. Now the physical changes which occurs, all these 4 stages that show us transition from sandy to dough stage or to the kaun si stage hogi wo jo rubbery stage, these are all physical changes, there is no chemical reaction there, सिंपल फिजिकल चेंजेस हो रही हैं। उसमें होता क्या है, स्मॉलर पॉलीमर बीड्स जो है वो मोनोमर में पहले क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, और जो बड़ी होंगी उनके अंदर क्या होगा, जब वो स्मॉलर जो है वो जब डिसॉल्व हो जाएंगी तो क्या होगा, हमारी विस्कोसिटी लिक्विड फेज की ज्यादा होती जाएगी, और जो लार्जर बीड हो जाएंगी वो जो है वो मोनोमर को एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाएंगी उसके अंदर, क्योंकि अभी तो वो या तो इतना ज्यादा हमारे पास मोनोमर हो कि उसको भी डिसॉल्व करे, तो वो डिसॉल्व तो नहीं करेगा लेकिन वो स्वेल हो जाएंगी। तो स्वेल जब करेंगी तो क्या होगा, उसके अंदर से लिक्विड फेज हमारा मोनोमर का तकरीबन खत्म हो जाएगा। तो उसके साथ जो ही लिक्विड फेज हमारा खत्म होगा तो विस्कोसिटी जो होगी हमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लिक्विड की वजह से ही उसमें विस्कोसिटी होती है। तो अब क्या होगा, इस वजह से मोनोमर जो है वो अनपॉलीमराइज्ड रह सकता है। ठीक है, क्योंकि जब विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो जो पॉलीमराइज रह गया है और जो जगह जगह पे ट्रैप हो गया है तो वो जो है वो अनपॉलीमराइज रह जाएगा, क्योंकि उसमें से और किसी दूसरी जगह पे नहीं जा सकेगा। इस बात की क्लियर हो गई है जी? लगता फिर यही है कि आप लोग सारे ही सोए हुए हैं। अच्छा जी, नाउ सर समझ आ गई है। चलें, डोइंग टाइम के लिए ये है कि ये ज़हन में रखिएगा, डोइंग टाइम अमूमन पेपर में भी आ जाता है, पूछा भी जा सकता है। टाइम टेकन टू रीच द डो स्टेज, मिक्सिंग से शुरू हुआ और डो स्टेज जब तक आई, इसको हम क्या कहेंगे, डोइंग टाइम कहेंगे। ठीक है जी, और वर्किंग टाइम इसका कौन सा होगा, जितनी देर तक
मटेरियल हमारा डो स्टेज में रहता है, उसको हम वर्किंग टाइम कहेंगे। ठीक है जी, ये दो टाइम है, इनके अंदर थोड़ा सा फर्क है। समझ आई इस बात की? यस सर। सर तो ये हमें अच्छी तरह से, जैसे बाकियों में है, इसमें भी यही है कि शॉर्ट डोइंग टाइम होना चाहिए हमारे पास और लॉन्ग वर्किंग टाइम होना चाहिए। डो हमारी जल्दी बन जाए लेकिन हम उस डो को ज्यादा देर तक यूज कर सकें। ठीक है जी, तो इसके अंदर बीड साइज और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पाउडर वगैरह ये करके उसको बराबर कर किया जा सकता है। अगर हमारे पास स्मॉलर बीड्स होंगी और लो मॉलिक्यूलर वेट होगा तो ये जल्दी जल्दी डिजॉल्व होकर हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। पैकिंग, अब ये जो स्टेज है जिसमें हम दो स्टेज को डालते हैं इसको पैकिंग कहते हैं। तो 2 पार्ट जिप्सम मोल्ड जो होगा हमारा, उसके अंदर क्या करते हैं, हम इसको पैक कर देते हैं। पैक कैसे करते हैं, उसको डाल के रख के उसके ऊपर एक ट्राई क्लोजर भी हम करते हैं जिसमें हमारी जो एक्सेस डो है उसको हम काट सकते हैं या, ठीक है जी। और ये एक फ्लैश भी बनाएगी, जब दो मोल्ड हमारे आपस में इस तरह से बंद होंगे तो इनके दरमियान में जो आएगा वो फ्लैश आ जाएगा ना, तो उस फ्लैश को हम काट सकते हैं किसी नाइफ के थ्रू। ठीक है जी। नाउ द फ्लास्क इज ओपन एंड फ्लैश कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ नाइफ। उसके बाद ये ट्राई क्लोजर हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे जी कि हम उस फ्लास्क को बंद कर देंगे दोबारा। तो जो ही हम उसको दोबारा बंद करेंगे तो फिर क्या होगा, उसको हम एक प्रेशर भी देंगे और ये जो प्रेशर है ये थ्रेडेड बेंच प्रेस के थ्रू होगा। ये उधर कॉलेज में लगा हुआ है, हम आपको दिखा देंगे। ना हो तो थ्रेडेड बेंच प्रेस, थ्रेडेड से मुराद एक पेज वाला समझ लें, बहुत बड़ा पेज होगा, उसके ऊपर एक हैंडल लगा होगा, हम उसको घुमाएंगे तो वो बेंच प्रेस हमारा काम करेगा। और उस प्रेशर को हम क्योरिंग के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं कि उसमें हमारे पास स्प्रिंग लोडेड क्लैंप होगा। जो हमारी वो आप लोगों ने जो किट ली हुई है, अगर आप देखिए उसमें 2 मेटल फ्लास्क है तो उसके ऊपर एक बेंच प्रेस सा है, उसके ऊपर एक की भी है, तो उसके अंदर वो पड़ी हुई होती है, अगर किसी ने ली है तो या किसी ने देखी हो तो उसको जब हम रखते हैं तो उसमें एक स्प्रिंग भी लगा होता है। तो स्प्रिंग के साथ क्या होता है, उसके साथ ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं अगर उस प्रेशर को हम मेंटेन रखते हैं और वो स्प्रिंग उसके अंदर होगा तो। नंबर 1, सर वो वहाब रियाज की अटेंडेंस लगा दे, वो कह रहा है कि उसका अभी क्लास में था, वो कह रहा है कि मेरा नेट खराब हो गया सर। उसको को बेटा लग चुकी है, फिक्र ना करो। अटेंडेंस आप लोगों की 33 जब थे, आप लग चुके हैं मेरा ख्याल से। एक मिनट में ठीक। अभी देख लेता हूँ, ये हाँ 33